आज के मुख्य समाचार। मंडी में यूजीसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन। मनाली में खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित। नदी में गिरी चौपाल पौंटा एचआरटीसी बस। बजट को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित करते विधायक रणधीर शर्मा। बिजली बिल ना भरने पर स्मार्ट मीटर से कटेगा कनेक्शन। शिमला के युवा पीयूष नेगी ने बजट की सराहना की। चमियाना मल्याना छात्र संगठन का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। आरडीजे ग्रांट बंद होना हिमाचल के लिए बड़ा आघात। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने आज शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने आरडीजे बजट व अन्य मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता के दौरान बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्र सरकार का बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों सहित समाज के कई वर्गों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ आम जनता के हितों को प्राथमिकता देता है। रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट भारत को फार्मा हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर विकास को नई दिशा देने का प्रयास किया गया है। इससे बुनियादी ढांचे, उद्योगों और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। विधायक ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और उसे दोगुना करने की दिशा में मोदी सरकार का यह बजट एक और बड़ा तोहफा है। पिछले बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया था और इस बजट में किसानों व मजदूरों की आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि मनरेगा में किए गए सकारात्मक बदलावों से इस बार शुरुआत से ही बेरोजगारों और मजदूरों को अधिक लाभ मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 1 फरवरी 2026 को देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने का एक मजबूत आधार है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान दौर वैश्विक स्तर पर आर्थिक उथल-पुथल का चला है। There is economic turbulence in the whole world। और उसके बावजूद भी भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और जहां भारत 2014 से पहले आर्थिक दृष्टि से दुनिया में 11वें स्थान पर था, वहां आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनके प्रयासों, उनकी नीतियों के कारण आज देश आर्थिक दृष्टि से दुनिया की चौथी शक्ति बन गया है। और अब जो हमारी केंद्र सरकार का लक्ष्य है, इस देश को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाना है, आर्थिक दृष्टि से तीसरे स्थान पर, तीसरे पायदान पर लाना है, उस दिशा में ये बजट एक महत्वपूर्ण कदम है। हम सब ये भी जानते हैं कि जब ये बजट बना उस समय भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाकर उसे बढ़ाकर 100% करने की धमकी दे रखी थी। दूसरी तरफ चाइना ने रियल अर्थ मटेरियल की सप्लाई रोक दी थी और उसके बाद
ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्पन्न स्थितियों का मुकाबला भी ये देश कर रहा था। इन चुनौतियों के होते हुए ये बजट प्रस्तुत हुआ है। निश्चित रूप से ये बजट परंपरागत बजट नहीं है। ये बजट लोक लुभावनी घोषणाओं वाला, पॉपुलर अनाउंसमेंट्स वाला ट्रेडिशनल बजट नहीं। यह एक सुधारवादी बजट है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, भारत को विकसित देश बनाने के उद्देश्य से इस बजट का प्रारूप बना है। इसलिए हम देखते हैं कि इस बजट में जो भी हमारे देश के सामने की चुनौतियां थी, उनको पूरा करने का प्रयास किया गया है। और हम देखते हैं कि इस बजट से ये स्पष्ट हो गया है कि अब भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। किसी भी क्षेत्र में अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त हो, इस बात का जोरदार प्रयास इस बजट के अंदर हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान हथियार भी खुद बनाए, फाइटर जेट भी खुद बनाए। हम चाहते हैं कि दुनिया की इस चुनौती को मुकाबला करने के लिए तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण भी हो। इसलिए सबसे ज्यादा बजट डिफेंस के लिए, रक्षा मंत्रालय के लिए रखा गया है। 15% वृद्धि के साथ 7.8 लाख करोड़ डिफेंस का बजट का प्रावधान इस बजट में करके हमने रक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। यही नहीं, हम ये भी चाहते हैं कि भारत अब सेमीकंडक्टर खुद बनाए, माइक्रोचिप्स खुद बनाए। इस पर भी अन्य देशों की निर्भरता अब समाप्त हो। इसलिए आपने देखा इस बजट में सेमीकंडक्टर मिशन 2, उसको भी प्राथमिकता दी गई है ताकि इस दृष्टि से भी देश आगे बढ़ सके। आधुनिकता के इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेक्टर में भी हमारे देश का प्रभुत्व बना रहे, डेवलप हो, प्रभुत्व बने, उस दृष्टि से इस सेक्टर को भी मजबूत करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली इस केंद्र सरकार ने भारत का आर्थिक प्रभुत्व पूरी दुनिया में हो। अब हम आयात करने वाले देश की बजाय निर्यात करने वाला देश बन जाएं, इस दृष्टि से इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी अहमियत दी गई है। मंडी में यूजीसी कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नियमावली में किए गए संशोधन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह कानून न केवल शिक्षा व्यवस्था के लिए घातक साबित होगा, बल्कि समाज को आपस में बांटने का भी कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के नियम शिक्षा के मूल उद्देश्य को कमजोर करेंगे और छात्रों के भविष्य पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने चेतावनी दी कि
यदि इस कानून को जल्द वापस नहीं लिया गया तो आने वाले चुनावों में भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावों के समय जनता से वोट तो ले लिए जाते हैं, लेकिन अब सरकार हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की राजनीति कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सरकार इस कानून पर पुनः विचार करे और शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाले ऐसे फैसलों को तुरंत वापस ले। किसी धर्म का किसी से हम कोई विरोधाभास नहीं करते, लेकिन हम उतनी सहन शक्ति से जितनी प्लीडिंग कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये आगे से आगे हमारे सभी तरह से पक्षपात में और विरोधाभास में और कई तरह के काले कानून को ला करके ये और मजबूत अपने को कर रहे हैं। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि सब इकट्ठे होकर के इस काले कानून का विरोध करें और जाति पाति का ये जो भेदभाव है, सरकार कहती है हम भेदभाव नहीं करते, ये जो काला कानून लाया गया है ये समानता के लिए लाया गया है। आपको मालूम है इससे पहले SC ST और अभी OBC को भी इसमें शामिल कर दिया गया है और ये लोग जितने भी संगठनों के स्टूडेंट लेवल पे NSUI है, स्टूडेंट लेवल पे ABVP है, SFI है और कम्युनिस्ट पार्टियों के कई नुमाइंदे हैं, इन लोगों ने आपस में समानता को छोड़ करके इनके माध्यम से सरकारों ने जो है भेदभाव प्रकट किया है और पक्षपात किया है। और ये जो जाति का सर्टिफिकेट है, ये जो बोलते हैं हम सामाजिक समानता रखते हैं, इसके बावजूद जो है वो सर्टिफिकेट यही सरकारें प्रदान कर रही हैं। और जब सर्टिफिकेट में ये पक्षपात को बढ़ावा दे रहे हैं और रिजर्वेशन में और एट्रोसिटी में पहले से ही कई तरह का भेदभाव किया है और जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। और मौलिक अधिकारों का मतलब ये हो गया कि हम अपने विरोध में कोई भी आवाज नहीं उठा सकते, अपने पीड़ा के बारे में किसी से हम अनुरोध नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि समानता के बजाय ये असमानता अपना रहे हैं। स्कूलों में देखा खाने पाने का इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, हैं उसमें भी हम लोग साथ खाते थे, उठते थे, बैठते थे और उसके बाद भी ये नया तरह से इंट्रोड्यूस करने से हमारे को बहुत भिन्न तरह से पक्षपात किया गया है। और आगे जो अभी बच्चे हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में जाएंगे वहाँ तो ये बिल्कुल चुपचाप हो करके इनको कुछ कहेंगे तो कोई किसी तरह का जो है इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब कि ना तो कोई अपील है और ना ही कोई किसी तरह की सुनाई होगी। सीधा जो है ये मुकदमा जो है इनके खिलाफ करके और अरेस्ट कर देंगे। और रस्टिकेशन, इसमें इस रस्टिकेशन जो है ये बहुत बड़ी बात जो है इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। तो मैं ये कहता हूँ नॉट ओनली स्टूडेंट्स के बारे में, लेकिन हमारे अध्यापक स्वर्ण ग्रुप के, स्वर्ण आयोग के जो टीचर लोग हैं उनके भी कार्यशैली पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। कोई पढ़ा नहीं सकता। ये एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नई नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, उसका भी एक तरह का हनन है। एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से ये उसको एजुकेशन को बढ़ावा देना या एक आर्थिक रूप से बच्चों को प्रमोट करना, आगे शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, ये सब छोड़ करके ये तो सामाजिक लड़ाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी शुरू कर दी गई है। तो मैं आप लोगों से सभी से अनुरोध करता हूं कि इस काले कानून के विरोध में सब संगठित होकर के एक लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं झुकेगी, सरकार का अभी भारत वर्ष भी बंद होगा और पूरे देश के सभी राज्यों में ये आग आपको पता है भड़क गई है। और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और हमारे इवन पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो भी इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो आप लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से एक
बेहद दुखद और चिंताजनक घटना सामने आई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की नेरवा डिपो की एक बस मंगलवार सुबह उत्तराखंड क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह बस चौपाल से पांवटा साहिब की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में एक बड़ा हादसा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे HRTC की बस संख्या HP 66A 2588 उत्तराखंड के कवाणू क्षेत्र के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे नदी में जा गिरे। हादसा इतना गंभीर था कि बस सीधे गहरी खाई में गिरते हुए नदी में समा गई। बस के परिचालक द्वारा पुलिस को फोन पर दी गई सूचना के अनुसार दुर्घटना के समय बस में लगभग 31 से 34 यात्री सवार थे। हालांकि अभी तक घायलों और हताहतों की सटीक जानकारी की पुष्टि नहीं हो पाई है। हादसे की खबर मिलते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि दुर्घटना पास देते समय हुई, जब बस सड़क पर संतुलन खो बैठी और चालक के नियंत्रण से बाहर होकर खाई में गिर गई। घटना के तुरंत बाद बस के परिचालक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस दल राहत और बचाव कार्य के लिए घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। बताया गया है कि बस में चालक के रूप में नितेश शर्मा और परिचालक के रूप में जगदीश चंद तैनात थे। हादसे के बाद प्रशासन और पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है और घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हादसे की विस्तृत जांच के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया। यात्रियों के परिजन भी सूचना मिलने के बाद बेहद परेशान है और प्रशासन से जल्द जानकारी देने की मांग की जा रही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश को कांस्य पदक दिलाने वाली टीम खिलाड़ी दिव्यांश ठाकुर, कौशल ठाकुर व आशुतोष ठाकुर के सम्मान में पलचान पंचायत द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। समारोह के दौरान पूर्व BDC सदस्य फतेह चंद ने भी अपने विचार व्यक्त किए और खिलाड़ियों के प्रयासों को प्रेरणादायक बताया। पंचायत प्रधान कौशल्या, BDC सदस्य रेशमा ठाकुर सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनके आगामी खेल जीवन के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। इस उपलब्धि के लिए खिलाड़ियों के साथ साथ प्रदेश आइस स्केटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन ठाकुर, कुल्लू एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रजत सहित समस्त टीम व एसोसिएशन के सदस्य भी बधाई के पात्र है। यह सम्मान समारोह क्षेत्र के युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उनका भी मैं इस गेम में इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और साथ में जो रोशन ठाकुर है हिमाचल प्रदेश के प्रेसिडेंट, उनका भी इस गेम में जो है इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान है। और हमेशा आगे भी मतलब इसी प्रकार जो है मैं समझता हूँ कि उनका योगदान जो है इसी तरह रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो है एक बार आप सब लोगों का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे हिमाचल टीम के साथ जो है सैजल ठाकुर जो है ये इनके साथ एज ए कोच, एज ए टीम मैनेजर गई थी। ये भी अपना जो एक्सपीरियंस जो है मतलब साझा करना चाहती हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी अपना एक्सपीरियंस जो है साझा करें।
मैं चेतन ठाकुर, मैं एज ए टीम मैनेजर हिमाचल प्रदेश टीम एसोसिएशन की तरफ से अपने बच्चों के साथ एज ए टीम मैनेजर गई थी। तो हमारे लिए भी ये बहुत गर्व का पल है कि हमारे बच्चों ने ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाया है और ये सब इनकी मेहनत और इनकी काबिलियत का ही नतीजा है जो इन्होंने आज ब्रॉन्ज मेडल लाया है। और आगे भी ऐसे ही अगर मेहनत करेंगे तो आगे और ऊंचाइयों पर जाएंगे और अच्छे कामयाबी पर हासिल हो जाएंगे। तो मेरा भी यही कहना है कि बच्चे इस फील्ड में अपनी पूरी मेहनत और लगन से आगे करते रहे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, अपने जिला का नाम, मनाली का नाम आगे तक पहुंचाए और हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद। सभी लोगों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं बच्चों के साथ एज ए टीम कोच गई थी। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत प्रचार को धन्यवाद जिन्होंने हमारे लिए प्रोग्राम रखा और हमें एनकरेजमेंट दिखाया और हमें जो है सपोर्ट किया। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है और गर्व का पल है कि हमारे क्षेत्र के बच्चों ने न ही अपने क्षेत्र का बल्कि अपने प्रदेश का नाम जो है रोशन किया है। और एज ए टीम कोच मैं यही कहना चाहूंगी कि खेलो इंडिया में जो इन्होंने मेडल जीता है वो सिर्फ एक मेडल नहीं है बल्कि इनकी डेडिकेशन है, इनका हार्डवर्क है जो इन्होंने उपलब्ध किया है और इनके लिए बेस्ट विशेष किए आगे अच्छे से और परफॉर्म करे और देश का नाम, प्रदेश का नाम ऐसे ही रोशन करे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मेरा नाम रजनीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश का एक आइसकेटिंग एसोसिएशन का एक मेंबर हूँ। जैसे कि हमें सभी को पता है कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के आइसकेटिंग एसोसिएशन ने लेन है विंटर खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लिया था, जिसमें हमारे मेंस टीम रिले मिक्स में 3000 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल दिया है। शायद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया नहीं होता कि किस तरीके से वो गेम होती है कि आप देखें तो 32 प्रतिभागी इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। 8 प्रदेशों में हमारे जो बच्चे थे वो 3rd पोजीशन पे रहे और वो बहुत गर्व की बात है। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकली जाए तो हमारे बच्चों का जो मेडल आया है वो इनकी डेडिकेशन के साथ साथ इनका टीम वर्क भी है। रिले मिक्स में टीम वर्क और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी था जो हमारे बच्चों ने अच्छे से दिखाया। साथ ही खुशी की बात यह है कि सिर्फ यहाँ के 3 बच्चे ने साथ ही साथ एक शिमला का बच्चा था जैसे टीम वर्क से है ना, तो ये 3 कंप्लीट नहीं हो रहे थे उस रेस के लिए, तो एक बच्चा हमारा शिमला का भी था। मैं स्मर्थ खत्री उनका नाम है, मैं उन्हें भी बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ आशुतोष, कौशल और दिव्यांश को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप आगे भी आइस स्केटिंग एसोसिएशन के लिए आप टीच करें और साथ ही साथ नेक्स्ट खेलो इंडिया हो या अभी जून में आने वाले नेशनल्स हो, आप उनमें भी मेडलिस्ट रहे। और मेरी यही शुभकामनाएं है कि आप अच्छे से अपने भविष्य को सुधारें ताकि आप बाकी गलत गतिविधियों में ना जाके स्पोर्ट्स की तरफ अपना रुझान रखें। धन्यवाद। विद्युत उपमंडल दालाघाट के अंतर्गत आने वाले सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली बोर्ड ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया है उन्हें शीघ्र भुगतान करना होगा, अन्यथा स्मार्ट मीटर के माध्यम से उनके बिजली कनेक्शन स्वयं काट दिए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए सहायक अभियंता ई विमल अत्री ने बताया कि बिजली आपूर्ति को सुचारू और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए स्मार्ट मीटर प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा निर्धारित समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तो स्मार्ट मीटर के जरिए मीटर से बाहर जाने वाली लाइन की बिजली आपूर्ति स्वयं बंद हो जाएगी। ऐसे में उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सूचना दिए बिना कनेक्शन काट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस तिथि तक बिजली बिल बनाया गया है उस तिथि तक का संपूर्ण बकाया बिल जमा करना उपभोक्ता के लिए अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बिजली कनेक्शन को पुनः चालू करवाने के लिए उपभोक्ता को 250 रुपए की अलग से रसीद भी कटवानी होगी। यह रसीद कार्य दिवस में दोपहर 2:30 बजे तक जमा करवाना आवश्यक रहेगा। रसीद जमा होने के लगभग 30 मिनट के भीतर बिजली आपूर्ति स्वयं बहाल हो जाएगी। सहायक अभियंता ने यह भी स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली का भौतिक यानी मुद्रित बिल घर पर उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। यह बिजली बिल पूरी तरह डिजिटल माध्यम से जारी किए जाएंगे। बिजली बिल उपभोक्ताओं के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे।
करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर अभी तक पंजीकृत नहीं है या जिनका नंबर बदल चुका है, वे जल्द से जल्द बिजली बोर्ड कार्यालय में आकर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करवा ले, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उपभोक्ता अपने बिजली बिल को गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली बिलों का भुगतान बिजली बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के साथ साथ विभिन्न डिजिटल माध्यमों जैसे भीम ऐप, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम, फोन पे के जरिए जमा करवा सकते हैं। विद्युत उपमंडल दालाघाट ने सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर अपने बकाया बिजली बिलों का भुगतान करें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके और विभाग को बेहतर बिजली आपूर्ति बनाए रखने में सहयोग मिल सके। विभाग ने यह भी कहा है कि स्मार्ट मीटर प्रणाली पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ाने के लिए लागू की गई है, जिसका उपभोक्ताओं को तभी लाभ मिलेगा जब वे समय पर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर शिमला के युवा पीयूष नेगी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब बजट रविवार के दिन पेश किया गया, जो अपने आप में एक विशेष बात है। पीयूष नेगी ने कहा कि इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों सहित समाज के कई वर्गों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ आम जनता के हितों को प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है। पीयूष नेगी ने उम्मीद जताई है कि बजट में किए गए प्रावधानों से आने वाले समय में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देश तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एनडीए सरकार का यह 13वां बजट है और हमारे देश के लिए गर्व का विषय है कि महिला हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में 9वां बजट जो है वह पेश हुआ है। और पहली बार हमने देखा कि संडे के दिन जो है बजट पेश हुआ है और इससे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच को भी एक तरह से देखते हैं। इस बार का जो यह बजट है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि विकसित भारत 2047 के तरफ बहुत बड़ा कदम है और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भी यह बजट बहुत, अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट है। इस बार का जो यह बजट सेंटर ने जो पेश किया है, यह सबसे अहम इसमें है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर है, जिसमें हमारे रोड्स और हाईवे और आपके रेलवे के स्टेशंस को नए स्ट्रक्चर के रूप में बनाया जाएगा और कई क्षेत्रों में तो इसके जो है रेलवे के स्टेशन बनने जा रहे हैं और रेलवे प्लेटफॉर्म भी बनने जा रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ समय में मेडिकल्स में पिछली बार भी मोदी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा रिबेट जो है जीएसटी पर दिया था, उसी प्रकार से कैंसर और हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा रिबेट इस बार है। कैंसर जो है और कैंसर हो गया आपका, हार्ट के पेशेंट्स की एक बहुत ही बढ़ोतरी इस बार हमें देखने को मिली है देश के अंदर और इस पर जो है उसके जो मेडिसिन्स है उस पर बहुत ही कम, मतलब कि कम पैसों में जो है हमारे मेडिसिन्स हमें प्रोवाइड होंगे। साथ ही साथ शी मार्ट महिला सशक्तिकरण के लिए यह बहुत ही अहम बजट है। हमारे हिमाचल प्रदेश की कई महिलाएं, हमारे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को यह सशक्त बनाने का बजट है। शी मार्ट हो या देश भर के हर एक ज़िले में और शिमला के ज़िले में या पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश के ज़िले में जो है गर्ल्स हॉस्टल बनाने का जो निर्णय है वो केंद्र की सरकार ने लिया है। और हम देखें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, उसके तहत जो है उनको नए काम मिलेंगे और व्यवसाय मिलने का जो है वो निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया है। युवाओं के लिए जो है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भारत का युवा नौकरी देने वाला बने, नौकरी करने वाला ना बने। तो इसमें हम देखें तो 2047 के विकसित भारत के लिए जो युवा है वो नौकरी देने वाला बनेगा और देश की
आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। रक्षा के स्थान पर बहुत बड़ा जो है वो बजट इसमें मिला है और बजट 2026-23 में जो है युवाओं की भागीदारी जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित की है। हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट स्टेट है और टूरिस्टों के लिए भी इसमें बहुत सारा फायदा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आज राजीव भवन शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सवाल उठाए। नरेश चौहान ने कहा कि रविवार को देश का बजट पेश किया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में यह बजट निराशाजनक साबित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बजट में आरडीजी ग्रांट का कोई जिक्र नहीं किया गया और इसे बंद कर दिया गया है। नरेश चौहान ने कहा कि आरडीजी ग्रांट केवल हिमाचल ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी बंद कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस ग्रांट के बंद होने से हिमाचल प्रदेश को करीब 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जो राज्य के विकास के लिए बेहद जरूरी था। उन्होंने भाजपा नेताओं के बयानबाजी पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद देना समझ से परे है। उन्होंने सवाल उठाया, अनुराग ठाकुर बताए कि क्या वह हिमाचल के विकास के लिए जरूरी ग्रांट बंद होने से खुश है, अपनी पार्टी की स्थिति साफ करे। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल जैसे संवेदनशील पहाड़ी राज्य के लिए इस तरह की ग्रांट बंद करना बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा आघात बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त मंत्री और 16वें वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखा था, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद के बिल्कुल उल्टा फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकार का नहीं बल्कि प्रदेश की 75 लाख जनता के हक का सवाल है। नरेश चौहान ने कहा कि बजट में आपदा को लेकर कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किया गया, जबकि हिमाचल लगातार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित चल रहा है। संडे को एतवार के दिन देश का बजट पेश किया गया भारत सरकार। उस बजट को लेके पहले भी हमने आपसे बात की थी। बजट आने से पहले भी कुछ हमारे मित्र मीडिया के मिले थे कि आप लोगों की अगर हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो क्या उम्मीदें उस बजट से थी। ये प्रश्न बजट आने से पहले आप लोगों ने भी किए और हमारी उम्मीदें भी हमने आपसे साझी की कि हम क्या सोचते थे कि इस बजट से हिमाचल प्रदेश की क्या उम्मीद थी। लेकिन जिस प्रकार फाइनली बजट बाहर निकला, एतवार का दिन था, सब बैठे रहे टेलीविजन के सामने, बड़ी बारीकी से उसको समझने का प्रयास किया। लेकिन इस साल के बजट में एक बात बहुत अलग से, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य, जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया उस वक्त एक बात तय की गई कि ऐसे पहाड़ी राज्य जो किसी भी तरह से रेवेन्यू के मामले में, विकास के मामले में जो दूसरे राज्यों से साफ मैच नहीं कर पाएंगे, तो ये तय हुआ था ऐसे राज्यों की जो है भारत सरकार मदद करे। और वही एक तरीका था कि छोटे और पहाड़ी राज्य जो है देश के दूसरे राज्यों के साथ विकास की दृष्टि से अपने आप को जोड़ सके। और तब से जो है ये जो रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट की बात हो रही है, ये चलता आ रहा है। सरकार कोई भी हो, राज्य में कोई सरकार हो या भारत सरकार में किसी भी पार्टी की, किसी भी विचारधारा की सरकार हो, लेकिन ये चलता रहा। रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट हिमाचल को हमेशा मिलता रहा, दूसरे राज्यों को भी मिला जो और हमारी श्रेणी में आते थे, नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे या उत्तराखंड था। मकसद साफ था कि भी हिमाचल प्रदेश में जो लोग हैं, अलग राज्य बना है, वो अपने आप को विकास की दृष्टि से आगे ले जाए और वहां पर लोगों को इस मदद के जरिए जो है मदद की जाए। लेकिन इस बार के बजट में जिस तरह से रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट का कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि हमारी अब हिमाचल प्रदेश के आम जन की एक उम्मीद थी 16th फाइनेंस कमीशन आ रहा है और उसकी रिकमेंडेशन होगी, क्योंकि पहले जो इससे पहले 15th फाइनेंस कमीशन था उसमें 37,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट के तौर पे हिमाचल को मिला। और अब हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारा रेवेन्यू डेफिशिएंट है
परसेंटेज वाइज होगा। जब हमारी सरकार कांग्रेस की माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में 2022 में हिमाचल प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से बनी, उस वक्त जो हमको मिला पिछली सरकार से 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा, उसके अलावा 12,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारियों की और पेंशनर्स की देनदारी यह हमको मिला। तो हमको तो वहां से आगे ही चलना, और ये एक प्रदेश को किस प्रकार, जो हमारे प्रदेश के नेता भी हैं विपक्ष के, मैं उनकी भी आज बात देख रहा हूं, और माननीय अनुराग ठाकुर जी ने इस बात का जिक्र किया कि प्रदेश सरकार की गलतियों की वजह से ये सब कुछ चीजें हुई है, और प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद नहीं कर रही है, या किस प्रकार अनुराग ठाकुर जी ने इस बजट को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद किया। मेरे उनसे कुछ प्रश्न हैं, चाहे वो जयराम ठाकुर जी की बात करें या आप अनुराग ठाकुर जी की बात करें, हम उनसे सीधे तौर पे पूछना चाह रहे हैं कि आपका क्या स्टैंड है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं, आप इस बात को एग्री करते हैं कि रेवेन्यू टैक्सेशन ग्रांट मिलना हिमाचल को बंद हो गया, क्या आप इस बात को ठीक मानते हैं? इस बात के लिए आप अपने हाईकमांड की पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने एक हमारा ऐसा ग्रांट बंद कर दिया जो हमारे प्रदेश के लिए, हमारे 75 लाख लोगों के लिए, उनके विकास के लिए बहुत जरूरी था। मेरा ये सीधा प्रश्न है भाजपा के जो लीडर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कि आप अपनी पार्टी की और अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि आप इसका समर्थन करते हैं कि जो रेवेन्यू टैक्सेशन ग्रांट तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया हमको नहीं मिलने वाला है 5 सालों में, आप इसका समर्थन करते हैं, आप इससे खुश हैं? ये हमारा सबसे बड़ा और बेसिक प्रश्न है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में आज चमियाना मल्याना पटगेहत छात्र संगठन की ओर से एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं ने पारंपरिक पहाड़ी नाटी पर जमकर डांस कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इसके अलावा पंजाबी, बॉलीवुड और हॉलीवुड गीतों पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां भी मंच पर पेश की गई। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने युवाओं की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन युवा पीढ़ी को अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने भाग लिया और आयोजन को सफल बनाया। बोलिया
बात है और इससे सारे क्षेत्र जो है बच्चे मिल लेते हैं, न्यू कमर्स हैं, स्कूल से कॉलेज में आए हैं, वो लोग कर लेते हैं और एक आपसी तालमेल के बहुत ज़रूरी है, आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए और एक जैसे बचपन में समझो आप 18 साल और इससे क्या होता है कि आने वाले समय में एक बॉन्डनेस आपस में बढ़ती है और नेचुरली नए आइडियाज़, चाहे वो पढ़ाई से लेकर संबंधित हो, चाहे वो कार्यों से लेकर सोशल वर्क से लेकर आप आपस में आदान प्रदान करते हैं विचार और इससे नो डाउट कहीं ना कहीं फायदा। ग्राम चम्याना, तो मैं वहाँ का स्थायी निवासी हूँ और ये हमारी चम्याना, मल्याना और पटगैर एसोसिएशन के बच्चों द्वारा जो है हर वर्ष जो है ये सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है गेट टुगेदर किया जाता है और इस वर्ष जो है ये मन्नू भाई और मैनेजर जो हमारे बहुत ही ज़्यादा समाज सेवक थे, आज हमारे बीच में नहीं है वो, तो उनकी याद में जो ये बच्चे जो है ये बहुत ही अच्छा इन्होंने जो है प्रोग्राम रखा है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कर रहे हैं और हमारा भी लोगों से और सभी जनता से ये आग्रह रहेगा कि ऐसे कल्चर प्रोग्राम और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में जो है बच्चे अपना ध्यान लगाए रखें और नशे से दूर रहे। ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बच्चे अगर इन्हीं गतिविधियों से जुड़े रहेंगे तो नशे से भी दूर रहेंगे और हमारी युवा पीढ़ी जो है इस नशे से बच सकेगी, क्योंकि ये जो चिट्टा रूपी नशा है हमारी युवा पीढ़ी को बिल्कुल नस्लों को ख़त्म करने पर तुली हुई है। तो हमारा युवा बच्चों से भी इनसे यही आग्रह रहेगा कि आगे बढ़ चढ़ कर जो है इन गतिविधियों में जो है हिस्सा लेते रहें और खेल कूदों में जो है अपना ध्यान लगाए रखें और सभी को एक अच्छा मैसेज जाए। सारे युवा पीढ़ी जो ये हमारे आने वाले कल का भविष्य है, ये बच्चे जी, अगर ये बच्चे ही भटक जाएंगे अपनी राह से तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्हीं बच्चों के कंधों पर जो है देश का भविष्य है।